नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था रीट साइकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस, और सिलेबस के अंतर्गत आज जो टॉपिक अपने करने वाले हैं वो है हमारा बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू को अपने अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। जो भी इससे संबंधित जरूरी फैक्ट है उन सभी को अपने डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कोई भी प्रश्न इससे बाहर आएगा नहीं। क्लासेस का कंटेंट इस तरह से तैयार किया गया है ताकि आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। वाकई में नहीं पड़ेगी जब आप इन क्लासेस को पूरा लगा लेंगे। उसके बाद में जो भी आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव्स करवाए जाएंगे उसके बाद में कुछ भी रहने वाला नहीं है। यूनिट चल रही थी अपनी सेकंड, बुद्धि, संकल्पना, सिद्धांत, मापन, ये सारा अपने पढ़ चुके हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ चुके हैं। इसके निहितार्थ अपने आज देख लेंगे और इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक अपने और देख लेंगे जिसका नाम है आईक्यू। और इसके बाद में ये जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा, ये यूनिट अपनी कंप्लीट हो जाएगी। मोटे तौर पर आज अपनी ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसका एक पूरा जो लेक्चर है, पूरा वीडियो आपके लिए मास्टर वीडियो के रूप में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिएगा बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि जो बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं क्लासेस तक, आप शेयर करेंगे तो शायद उन्हें भी उसका लाभ हो सके। चलिएगा बात करें हम बुद्धि परीक्षणों के महत्व के विषय में। यानी अभी पिछली क्लासेस 2-3 क्लासेस में हमने कुछ बुद्धि परीक्षणों की बात की और मापन की जब हमने बात की तो हमें ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम उन बुद्धि परीक्षणों का उपयोग कैसे करना है, हम उन्हें काम में किस तरह से लेंगे, वो हमारी क्या काम के हैं हमारे लिए, या फिर एक टीचर्स के लिए, हम टीचर बनने जा रहे हैं तो हमारे लिए ये पता होना चाहिए कि इन सब चीज़ों को पढ़ने का हमारा जो है मोटिव क्या रहेगा, हमें इससे क्या लाभ होने वाला है। तो सबसे पहला तो लाभ यही होगा कि यदि हम छात्रों की मानसिक योग्यता को ज्ञात कर लें। देखिए, हर व्यक्ति की कार्य क्षमता एक जैसी नहीं होती। शारीरिक क्षमता तो हमें दिखाई देती है। जैसे मान लीजिएगा कोई शारीरिक मेहनत का काम है तो किसी व्यक्ति को अपने थोड़ा ज़्यादा काम देंगे, किसी को कम देंगे, किसी को कोई और प्रकार का कार्य देंगे। जो लंबा व्यक्ति है तो उसको अलग काम दे देंगे, कोई छोटा है उसको अलग काम दे देंगे, भारी को अलग काम दे देंगे, जिसकी स्पीड ज़्यादा है, एक्टिव है, उसको अलग काम दे देंगे। यानी उनकी शारीरिक क्षमता के अनुसार तो हम उनको काम दे सकते थे, ये तो चल रहा था। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस फला व्यक्ति की मानसिक योग्यता कैसी है, तो हम उन्हें सीखने के लिए, लर्न करने के लिए जो दें, मानसिक कार्य करने के लिए दें, तो वो कैसे दें। और सबको एक जैसा नहीं दिया जा सकता। तो यही एक ऐसा टेस्ट है। मानसिक योग्यता ज्ञात करने के बाद में हम बच्चों की क्षमता को निकाल सकते हैं और उसी के अनुसार उन्हें कार्य चुनने का सुझाव दे सकते हैं। तो जैसे बच्चों से अगर हमने कोई क्लास साफ करवानी है तो उनकी क्षमता के अनुसार, वो जब उनसे कहें ना आप कौन सा काम लेना चाहोगे, तो अपनी मर्जी से ले लेंगे, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार लेंगे। तो वैसे ही मानसिक योग्यता के अनुसार उन्हें कार्य दिया जा सके, तो ये मानसिक योग्यता की जांच करने के बाद में ही पॉसिबल हो पाएगा। तो पहला एडवांटेज तो अपना यही रहेगा। दूसरा जो हमारा काम है इसमें कि हम मानसिक योग्यता के अनुसार छात्रों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो छात्रों के वर्गीकरण का ये एक नया कंसेप्ट हमारे सामने आता है। पहले अल्फाबेटिक के हिसाब से या किसी और हिसाब से अपने क्लासेस को बांट सकते थे। अभी सबसे नया, सबसे अच्छा कंसेप्ट ये है कि आईक्यू के हिसाब से हम बच्चों को बांटें ताकि उनके लिए अलग टीचर्स की व्यवस्था की जा सके और जो जैसा बालक है उसको उसी प्रकार का माहौल दे करके उसको जो है पर्याप्त लाभ दिया जा सके और उसका सही ढंग से विकास हो सके। एक तो छात्रों का वर्गीकरण किया जा सकता है और उनके हिसाब से ही उन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा सकती है। जैसे मान लीजिएगा कोई बच्चा ब्रिलियंट है तो उसको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। जैसे अपनी 10th बोर्ड वगैरह में गार्गी पुरस्कार है, ये छात्रवृत्ति के कुछ पुरस्कार होते हैं। कुछ शारीरिक क्षमताओं के आधार पर भी होते हैं, लेकिन मेंटल के आधार पर कैसे होगा, मानसिक योग्यता के आधार पर कैसे होगा, तो मानसिक योग्यता के अनुसार हम छात्रों को निकाल सकते हैं। और जो अपने ब्रिलियंट स्टूडेंट है, प्रतिभाशाली छात्र है, उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती है ताकि उनमें भी एक उत्साह आए, एक मोटिवेशन मिले और वो आगे से आगे ज़्यादा पढ़ पाएँ।
और हम क्या कर सकते हैं, बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम उनकी योग्यता ज्ञात कर सकते हैं और उनके योग्यता के अनुसार ही हम उचित सलाह दे सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, वो भी एक इसी प्रकार का है कि 11th में जब हमें किसी सब्जेक्ट का चयन करना है कि बायो में जाएगा, मैथ्स में जाएगा, आर्ट्स में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, हम देखते हैं कि उसका जो पिछला एग्जाम रहा है वो कैसा रहा है, उसमें किस फील्ड में उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, यानी उसकी मानसिक योग्यता को अपने देखें और उसी के अनुसार उसको फ्यूचर के लिए सलाह भी दी जा सकती है और साथ ही साथ उसके फ्यूचर की भविष्यवाणी भी उस टेस्ट के द्वारा की जा सकती है कि इसके कितने अंक आने वाले हैं या कौन से फील्ड में सफल होगा। तो पहला तो क्षमता के अनुसार उन्हें कार्य चुनने का सुझाव दिया जा सकता है, दूसरा छात्रों का वर्गीकरण किया जा सकता है और छात्रवृत्ति जैसे कार्य और भी जो कार्य हैं वो किए जा सकते हैं। बुद्धि परीक्षण के द्वारा उनकी योग्यता के अनुसार अपने उचित सलाह दे सकते हैं और छात्रों के लिए भविष्यवाणी भी की जा सकती है। दोस्तों, तो ये हमारे लिए बुद्धि परीक्षणों का महत्व है। बिल्कुल सामान्य सी बातें हैं लेकिन फैक्चुअल है, कभी आए क्वेश्चन में तो आप उसको आराम से टिक कर पाएंगे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं थोड़ा बुद्धि के घटक के विषय में और फिर बुद्धि लब्धि की अपनी बात करते हैं। तो देखिएगा, ये हमने पहले भी पढ़ा कि बुद्धि जो शब्द है, इंटेलिजेंस जो शब्द है, उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, तो इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया है वो फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने किया है। यानी बुद्धि शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया है, वो गाल्टन महोदय के द्वारा किया गया। दूसरा कि मानसिक परीक्षण जो अपने पहले टेस्ट ले रहे थे उनका सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, तो उनका सबसे पहले प्रयोग जो है वो केटल महोदय ने किया है। और कब किया है, 1890। तो याद रखिएगा 1890 का वो समय है जब केटल महोदय हैं और केटल महोदय ने मानसिक परीक्षण शब्द का उपयोग सबसे पहले किया है, ये हमें याद हो जाना चाहिए। अब हम बात करें कि बुद्धि परीक्षण कहाँ से आया। ये तो मानसिक परीक्षण है, केटल ने किया। बुद्धि परीक्षण के जो जन्मदाता है, पिछली क्लास में भी हमने बात की थी, बिने महोदय है। 1905 में उन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था और इसीलिए हम अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता मानते हैं। यही हमारा सबसे सही आंसर इसमें रहेगा। और अब हम बात करें मानसिक आयु का सर्वप्रथम विचार, तो वो भी अल्फ्रेड बिने के दिमाग में ही आया था 1908 के अंदर। 1905 में तो कौन सा आया, बुद्धि परीक्षण, और 1908 में आया उनके दिमाग में भी बच्चे की जैसे शारीरिक आयु होती है वैसे ही उसकी एक मानसिक आयु होती है। यानी एक व्यक्ति के दो घटक सभी ने माने हैं, हम भी मानते हैं, एक शरीर है और एक आत्मा है। इसी तरह से एक मन है और एक शरीर है, या एक बुद्धि है और एक शरीर है। तो जैसे हमारी एज है वैसे ही मानसिक आयु होती है और जरूरी नहीं है दोनों समान हो। मानसिक आयु ज़्यादा हो सकती है, शारीरिक आयु कम हो सकती है। कई बार शारीरिक आयु ज़्यादा होती है और कई बार मानसिक आयु कम हो सकती है। जैसे हम देखते हैं ना, किसी एक ही एज का जो दो बच्चे हैं तो एक अपनी एज से थोड़ा पीछे चलता है, वो ढंग से कार्य नहीं कर पाता है, उसमें बड़ा तो हो गया शरीर लेकिन दिमाग अभी भी बच्चों वाला होता है। यानी जो उसकी शारीरिक आयु है वो तो बढ़ी है लेकिन उसकी मानसिक आयु में अभी तक विस्तार नहीं हुआ है। तो ऐसा हो सकता है। और कई बार हम देखते हैं कि 12-12 साल के बच्चे जो है ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो वो उनकी मेंटल एज जो है, मानसिक आयु है, वो शारीरिक आयु से कहीं ज़्यादा हो गई तो वो ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो मानसिक आयु, ये विचार जो है देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है। अभी हमें ये शब्द कुछ नहीं लगते हैं कि मानसिक आयु है, तो वाकई में आप देखिएगा भी ये जब डिसाइड किया गया होगा कि एक व्यक्ति को हमें दो तरह से देखना पड़ेगा, हमें उसकी योग्यताएं दो तरह से निकालनी पड़ेगी। एज का मतलब सिर्फ बॉडी की एज नहीं है, हमें उसकी मानसिक आयु भी निकालनी पड़ेगी और उसके हिसाब से उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो मानसिक आयु का सबसे पहला जो विचार है वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया। अब हम जिस शब्द की बात कर रहे हैं, बुद्धि लब्धि, आईक्यू शब्द की बात कर रहे हैं, तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो सबसे पहले स्टर्न और कुहलमान ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा गलत होने की संभावना रह जाती है। बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है ना वो सबसे पहले दिया था कुहलमान ने और स्टर्न ने 1912 में। इन्होंने जो सूत्र दिया था वो ये था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु या शारीरिक आयु। अब इसके गुणा में 100 नहीं है, तो ये जो था
वो 1 के आधार पर कैलकुलेशन होती थी, यानी 1 से कम आएगा 0.75 है ना 125। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती थी। बाद में टर्बन ने इसमें सुधार करते हुए इसके अंदर 100 और ऐड कर दिया, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अगर अब कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बुद्धि लब्धि का सूत्र सबसे पहले किसने दिया है, तो स्टर्न और कोहलमान ने 1912 में दिया है। टर्बन ने इसमें संशोधन करके अभी जो वर्तमान अपना सूत्र चलता है जिससे अपने ये निकालते हैं वो हमारे पास में ये आ जाएगा दोस्तों। अब इसको कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिएगा किसी बालक की वास्तविक आयु है 10 साल का है, लेकिन उसकी मानसिक आयु है 120, तो गुणा में अपने क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे, ये कट गया और 12 सॉरी यहाँ पे 12 ही लिखना है। किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 है, शारीरिक आयु 10 है, तो गुणा में 100 लगाएंगे तो ये हमारा कट जाएगा और इसकी जो IQ आ गई वो कितनी आ गई 120। तो इस 120 के आधार पर हम अनुमान लगाएंगे कि इसकी बुद्धि लब्धि 120 है, ये समझदार है या क्या है। इसके लिए एक स्केल का निर्धारण टर्मन के द्वारा किया गया था और उसमें से भी कई क्वेश्चन हमारे पास में आते रहते हैं दोस्तों। तो ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। तो हमें आई होप समझ में आ गया होगा कि स्टर्न ने तो क्या दिया है, बुद्धि लब्धि का सूत्र सबसे पहले दिया है, लेकिन वो वास्तविक सूत्र नहीं है जिसको आज अपने काम में लेते हैं। आज जिसको अपने काम में लेते हैं वो टर्मन के द्वारा दिया गया है। कभी क्वेश्चन आए तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद में आंसर कीजिएगा। कुछ एक चीजें यहाँ पर बात करें, वास्तविक आयु, तो वास्तविक आयु अभी हमने चर्चा की कौन सी आती है, शारीरिक आयु या उसकी कैलेंडर एज जो है, जो तैथिक आयु है, यानी कितने साल का हो गया। आज की तारीख में हम देखें तो वो कितने साल का हो गया, उसके वास्तविक आयु कहते हैं। एक आता है बेसल वर्ष। बेसल वर्ष ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, पीछे भी हमने एक क्लास में इसके विषय में बात की थी। जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है वो उसके बेसल वर्ष कहलाते हैं। बेसल यानी कि मान लीजिएगा बच्चा तो है 10 साल का, अब उसको 10 साल का टेस्ट दिया गया उसने कर लिया, फिर उसको 11 साल वाला दिया गया उसने वो भी कर लिया, 12 साल वाला दिया उसने वो भी कर लिया, 13 वाला कर लिया लेकिन 14 वाला नहीं किया, तो 13 उसकी क्या हो जाएगी, बेसल ईयर हो जाएगी। तो ये अधिकतम आयु जिस आयु स्तर के प्रश्नों को वो कर लेता है। और इसी से अपने मानसिक आयु भी समझ सकते हैं, यानी मान लीजिएगा 10 साल का, उसको 10 साल के बच्चे का पेपर दिया उसने कर लिया तो ठीक है, लेकिन उसने 11 साल वाले को भी कर लिया, उसने 12 साल वाले को भी कर लिया, 13 साल वाले को भी कर लिया, तो उसकी मानसिक आयु तो हो गई 13, लेकिन शारीरिक आयु हो गई 10। इसी तरह से मान लीजिएगा वो 10 साल का है लेकिन वो 10 साल वाले पेपर को हल नहीं कर पाता है, वो 9 वाले को भी नहीं कर पाता है, वो 8 वाले को कर पाता है, तो उसकी मानसिक आयु तो हो गई 8, लेकिन शारीरिक आयु कौन सी हो गई 10 साल हो गई। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। टर्मिनल एज, जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता है वह उसका टर्मिनल ईयर कहलाता है। तो टर्मिनल एज जैसे 14 वाले को हल नहीं किया तो वो टर्मिनल एज हो जाएगा, और जिसको हल कर लिया उसने तो वो क्या हो जाएगा, उसका बेसल वर्ष हो जाएगा। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है जिसके विषय में भी हमने समझा। अब हम देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। जो अभी तक हमने देखा है उसमें से कैसे हमें क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो यहाँ हमने दे रखे हैं बुद्धि के प्रकार और प्रतिशत, कितने प्रतिशत बच्चे पाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, तो इस पर कोई ज़्यादा हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ ये लर्न करना है कि 140 से अधिक होता है उसको अपने क्या कहते हैं। तो जिस बच्चे की आयु IQ जो है 140 से अधिक है, मान लीजिएगा 10 साल का बच्चा है और उसकी मानसिक आयु 14 है, अब उसको 100 से गुना करेंगे तो कितनी आ गई, 140 आ गई। यानी इस तरह से जब हमने निकाला तो 140 उसकी IQ आ गई। ऐसे लोग 2% ही होते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहेंगे, प्रतिभाशाली बच्चे कहेंगे। यहाँ से दोस्तों डेफिनेट एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ये बहुत से लोगों ने भी डिवाइड किया है, थोड़ा बहुत इसमें फेरबदल रहेगा, लेकिन हमें उसके चक्कर में नहीं पड़ना। हमें सिर्फ ये एक टेबल याद करनी है, इस एक टेबल से आप आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा हम देखें 120 से 139, इसे अति श्रेष्ठ, अति प्रखर, अत्यंत तीव्र, अति कुशाग्र या अति उत्तम बुद्धि के नाम से जानेंगे। 110 से 119 ये तीव्र बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्तम बुद्धि। 90 से 109 या 110 ये 50% बच्चे ऐसे ही होते हैं, ये सामान्य बुद्धि। तो हमें एक तो प्रतिभाशाली को याद रखना है, एक हमें सामान्य बुद्धि को याद रखना है जहां से प्रश्न आते हैं। 80 से 89 ये मंद बुद्धि वाले आगे, या फिर हमने पुछड़ी बुद्धि वाले कहेंगे, एक हमें ये याद रखना है। 70 से 79 79 ये क्षीण बुद्धि, निर्बल बुद्धि या सीमांत बुद्धि वाले हो गए।
50 से 70 अपना मूर्ख या अल्प बुद्धि, 26 से 50 मूढ़ बुद्धि और 0 से 25 जड़ बुद्धि, जो हमारा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन तो दोस्तों इतनी बार आ चुके हैं, प्रतिभाशाली, सामान्य, और ये इस बार हो सकता है कि कोई नया क्वेश्चन पूछे तो बाकियों को भी हमें अच्छे से याद रखना। जैसे ये सीमांत बुद्धि है, ये सीमांत पे खड़ा है, जहां बॉर्डर, इसके बाद में देखिएगा ये सारे के सारे कमजोर बुद्धि वाले ही हैं, ठीक है। यहाँ पिछड़ा हुआ है, थोड़ा इलाज संभव है, इनका तो कोई इलाज संभव नहीं होता। जड़ बुद्धि ऐसी बुद्धि होगी जिसका कोई इलाज संभव नहीं है, यानी सबसे कमजोर बुद्धि होगी। जड़ मतलब उसकी जड़ें बन चुकी हैं, उसमें सुधार नहीं किया जा सकता है। तो ये एक टेबल है जिसको आपको अच्छे से इसको लर्न करके जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। और इसके बाद में एक दो चीजें और देख लेते हैं अपने, जैसे पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक हम किसे कहते हैं? ऐसा बालक, पिछड़ा मतलब जो बाकियों से पिछड़ा हुआ है, लेकिन पिछड़ा हुआ किसे? एवरेज है तो उसे अपने पिछड़ा हुआ बालक नहीं कहेंगे। एवरेज स्टूडेंट से कोई अगर पीछे है तो हम उसे पिछड़ा बालक कहेंगे। और पिछड़ा बालक होना कोई खराब बात नहीं है, इतना आपने उसको मान लेते भी पिछड़ा हो गया तो खत्म हो गया, नहीं। किसी भी कारण से पीछे रह सकता है वो, तो उस कारण को दूर कर दिया जाए तो वो बच्चा भी आगे आ सकता है। समस्यात्मक बालक कौन सा होगा? समस्यात्मक बालक ऐसा बालक होता है जिसके व्यवहार में कोई ऐसी बात आपको मिलेगी जो असामान्य हो और वो बाकी बच्चों के लिए समस्या बन जाए। जैसे मान लीजिएगा किसी बालक के अंदर चोरी करने की आदत हो गई, मारपीट करने की आदत हो गई, झूठ बोलने की आदत हो गई, तो इस तरह की कोई आदत है तो उससे दूसरे को तकलीफ होगी, वो दूसरों के लिए समस्या बन गया, तो ऐसा बालक समस्यात्मक बालक कहलाएगा। उसके अंदर ऐसी समस्या है, ऐसा उसकी आदत है, ऐसा उसका व्यवहार है जो दूसरों के लिए समस्या पैदा कर रहा है, समस्यात्मक बालक कहलाता है। फिर हम बात करें मंद बुद्धि की, तो मंद बुद्धि ऐसा बालक हो गया जिसकी IQ 80 से कम होती है, जिसकी बुद्धि लब्धि 80 से कम होगी, उसे अपने मंद बुद्धि कहेंगे। और इनके लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? निदानात्मक परीक्षण करेंगे। निदानात्मक परीक्षण से हम ये जानेंगे कि किस कारण से या कहाँ, कौन सी चीज में उसकी दिक्कत है। जैसे मान लीजिएगा मैथ है, तो मैथ में सबसे पहले अपने उसे जोड़, घटाओ, गुणा, भाग करवाएंगे। जोड़ कर दिया, घटाओ कर दिया, गुणा कर दिया, भाग नहीं हो पा रहे, तो वहीं से हम उसका इलाज करेंगे। जैसे जोड़ में हम बात करें, 2 संख्याओं वाले कर लिए उसने, 3 संख्याओं वाले कर लिए, लेकिन जो अपने हासिल वाले सवाल है वो नहीं कर पा रहा है, कैरी वाले सवाल नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसको वो सवाल नहीं आते, वहीं उसका इलाज करना होता है। इस तरह से एक निदानात्मक परीक्षण होता है, उसके बाद में उनको उसी आधार पर उपचारात्मक शिक्षण दिया जा सकता है। तो मंदबुद्धि बालक ऐसे बालक हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से कम होगी, ऐसा प्रश्न आया हुआ है कई बार। इन्हीं को जो है उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, हमने बुद्धि मापन को पूरे अच्छे से पढ़ लिया है। अगर कुछ बचा होगा तो अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, वरना नेक्स्ट क्लास जो आएगी आपकी पूरी सेकेंड यूनिट को लेकर के आने वाली है। मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कोई आपका कमेंट है, कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में और ढेर सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ इसी तरह से। थैंक यू वेरी मच।